अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2026 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये बिजनेस इनसाइड एनालिसिस के पास पेपर का क्वेश्चन है। इसका टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक। सो अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक की कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आप इससे अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं सच एज रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी टेस्ट में हैं। साथ में अगर रिस्क चेंज होता है तो इक्विटी बीटा चेंज होने की वजह से जो फैक्टर्स अकाउंट फॉर करने होते हैं वो भी हैं। और कम डिव एक्स डिव का एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो एक अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा आप सबके लिए, इसको बड़ा तवज्जो से करिएगा। चाहे आप किसी भी लेवल पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सवाल कहता है ग्लोरिया बेवरेजेस लिमिटेड GBL इज अ लिस्टेड कंपनी engaged in the manufacture and sale of soft drinks. GBL has a proven track record of paying consistent and steadily growing dividends. Consistent यानी कि हमेशा पे होता है, steadily growing यानी कि जो डिविडेंड की अमाउंट होती है वो हर साल सेम नहीं होती है, बल्कि वो हर साल इंक्रीज होती रहती है, चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। किसी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के हिसाब से उसमें इजाफा होता रहता होगा। ठीक है जी, स्टेडीली ग्रोइंग लिखा हुआ है। The following information has been extracted from GBL's financial statements as at 31st December 2025. Ordinary share capital rupees 10 each, 800 million rupees। 800 million जो है ना वैल्यू है। ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट अगर हम थोड़ा सा देख लेना तो सवाल की रिक्वायरमेंट पहली है कैलकुलेट GBL's करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक। कंपनी का मौजूदा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक कैलकुलेट करें। बी में कहता है बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड वैक रिकमेंड विच फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड बी एडॉप्टेड फॉर द प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि फिर आपका वैक जो है वो रिवाइज हो रहा है और उसकी बेसिस पर आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या बेहतर है। अब यहाँ पर कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है उसकी 800 मिलियन की वैल्यू दी हुई है और 10 रुपए का एक शेयर है। अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने हो या नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हो, मिलियन में आजकल 6 जीरो चल रहा है। 800 मिलियन को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 मिलियन। 80 मिलियन शेयर्स हैं। ठीक है जी। 15% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये लफ्ज याद रखिएगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। देखिए दो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे कि जो एक तरह से परमानेंट लायबिलिटी है, यानी कि परमानेंटली आपने आपको किसी ने पैसे दे दिए और उसको एक XYZ परसेंटेज ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करना। रिडीमेबल में कुछ अरसे के बाद उस शेयर्स की पेमेंट आप कर कर और उन शेयर्स को रिडीम कर लेते हो। इस सवाल में दोनों डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, 15% का इस पे रिटर्न देना है। 100 रुपए का एक है और 200 मिलियन के हैं। सो अगर ये 200 मिलियन के हैं और एक 100 रुपए का है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 मिलियन है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स 2 मिलियन है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ये आप वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। वर्किंग नंबर 1 है आपकी, जिसमें आपने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए, प्रेफरेंस है या ऑर्डिनरी है। पॉइंट नंबर 1 लिखता है डिविडेंड ऑफ ₹8 पर ऑर्डिनरी शेयर्स हैज जस्ट बीन अनाउंस्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है। 8 रुपए का पर शेयर डिविडेंड अभी अनाउंस हुआ है, दिया नहीं गया। होता यह है कि डिविडेंड अनाउंस होता है और उसके कुछ अरसे बाद दिया जाता है। मिसाल ले लें, आपने कंपनी का शेयर खरीदा 50 रुपए का, आप इसके शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने बोला कि भाई हर बंदे के पास जिसके पास 50 रुपए वाला हमारी कंपनी का एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए चल रही है, उसको हम आज से 7 दिन बाद 5 रुपए का डिविडेंड देंगे। आज आपके शेयर की वैल्यू 50 रुपए है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, एक न्यूज आई कि जिसके पास भी ये शेयर है उसको 5 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा आज से 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब इस शेयर की वैल्यू 55 हो गई।
है ना, क्योंकि अब मुझे जो इससे फायदा मिलना है वो 5 रुपए ज्यादा मिलना है, ठीक है ना। ये एक्स डिव और कम डिव का एक कॉन्सेप्ट कहलाता है। अगर आपने अपनी शेयर की वैल्यू में अभी डिविडेंड जो अनाउंस हुआ है उसकी वैल्यू को इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो ये एक्स डिव वैल्यू कहलाती है। और अगर जो डिविडेंड आने वाले दिनों में जो अनाउंस हो गया और मिलने वाला है उसको आप अपनी शेयर की वैल्यू में इनबिल्ट कर लें तो ये कम डिव वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपका लॉ का पेपर बड़ा रेलेवेंट है। बुक क्लोजर के कुछ दिन होते हैं, उससे पहले जिसके नाम पर ये शेयर होगा जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो उसी को मिलेगा। तो बहरहाल उस बहस में हम ज़्यादा नहीं जाते, बस ये एक्स डिव और कम डिव एक वैल्यू होती है और डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो शेयर की वैल्यू इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जिसके पास वो शेयर होगा उसको वो डिविडेंड भी मिलेगा और साथ में जो शेयर की प्राइस है वो तो उसकी थी ही। डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम इन परपेचुइटी। हमेशा डिविडेंड 5% के हिसाब से हर साल ग्रो करते रहेंगे, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था कि कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है और ग्रो भी होते रहते हैं। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज ₹78। कम डिविडेंड या कम डिव, इसका क्या मतलब है? 78 रुपीज में अभी जो अनाउंस हुआ है 8 रुपए का डिविडेंड उसका इंपैक्ट शामिल है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्स डिव वैल्यू ढूंढनी हो तो एक्स डिव वैल्यू क्या होगी? एक्स डिव वैल्यू 70 होगी, ठीक है जी। While market price of preference shares is ₹150 per share, the risk-free rate is 10% and the market risk premium is 6%. Applicable corporate tax rate is 30%. अब इस इंफॉर्मेशन को, पॉइंट नंबर 4 की इंफॉर्मेशन को देखते हुए दिमाग यहाँ जाता है कि यार यहाँ पर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो ढूंढनी है। अगर मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। वो क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, या कभी कभार इसको ऐसे भी लिखा जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई रिस्क प्रीमियम। इफेक्टिवली रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को माइनस कर दो। ये क्या है? ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। अच्छा, एक और चीज भी तो इस्तेमाल हो सकती है। एक और चीज, किसी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कैलकुलेट करने के लिए आपने एक मॉडल पढ़ा होगा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। एक्स डिव मार्केट वैल्यू इससे आती है। आती कैसे है? डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। अब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिशफल कर दें, ये जो के ई माइनस जी है ये उल्टे हाथ पर चला जाए तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई के ई माइनस जी इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जी। अब ये एम भी जो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा, ये अगर राइट साइड पर आ जाए तो के ई माइनस जी इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई एम वी। और अब ये जो जी है, ग्रोथ रेट है, ये सीधे हाथ पर चला जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकता है, डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट। अब बात सारी ये है कि इस सवाल का शुरू का जो डेटा हम देखते हैं ना, तो हमें उसने रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम तो दिया है लेकिन बीटा कैलकुलेट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। हालांकि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में मुझे बीटा भी चाहिए। सेकेंड मेथड जो है जिससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो सकता है, इसके लिए मेरे पास डी नॉट अभी वाला डिविडेंड भी है, ग्रोथ रेट भी है और उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर भी है, और वो कम डिव है तो उसको मैं एक्स डिव आराम से कर सकता हूं। तो ये मुझे याद रखना है। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो न्यू इन्वेस्टमेंट की है। और पार्ट दो थे, एक था कि अभी मौजूदा वैक कैलकुलेट करो और फिर रिवाइज वैक कैलकुलेट करो। बहरहाल न्यू इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। बोलते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जीबीएल इज कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू raise the GBL's overall business risk above its current level. As a result, the revised equity beta after undertaking the investment is estimated to be 1.3. अब देखें, इसने बीटा दिया है लेकिन अब हेडिंग तो पढ़ें, वो पार्ट बी के लिए दिया है, ए के लिए नहीं दिया।
पार्ट बी में उसने कहा था कि हम नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद उसने बोला कि नई इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिवाइज्ड इक्विटी बीटा होगा वो 1.3 होगा। तो ऐसा लग रहा है कि पार्ट बी में तो आराम से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई हो सकता है, ए में नहीं हो सकता। ए में मुझे लगता है मुझे ये वाला मॉडल यूज करना होगा। फिर लिखते हैं टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस। नंबर वन, अ 1 for 4 राइट्स इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर, एक ऑप्शन है। नंबर टू है एन इशू ऑफ 12% redeemable preference shares of ₹100 each, sufficient to raise the funds equivalent to the rights issue. These shares will be redeemed after 4 years at a premium of 20%. अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट नंबर 1 के लिए ये अप्लाई होगा, पार्ट नंबर 2 के लिए कैपेम अप्लाई होगा। अब बच्चों का एक मतलब एक दिमागी सवाल, ठीक है ना, एक बंदा आता है, एक बंदा उठ के बोलता है, अगर सवाल में इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि कैपिंग भी अप्लाई हो रहा हो और ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है ये भी अप्लाई हो रहा हो, तो सर मैं क्या करूंगा? अभी ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना? अभी ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना? तो आप सवाल कर लें। देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं होगी ना तो कुछ और तो होगी ना। ठीक है, अगर खाने में चावल नहीं होंगे तो रोटी होगी। अगर आपका नाम अहमद है, अहमद नहीं होगा तो अली होगा, है ना? अगर आप सीधे हाथ से नहीं लिख सकते होगे तो शायद उल्टे हाथ से लिख सकते होगे, आप लेफ्टी होगे। तो ये अगर मगर जो है ना, इसमें ना उलझे। आपका जो सवाल होगा उसमें एक क्लियर डायरेक्शन होगी। सर नहीं, अगर फिर भी दिया हुआ हो, अब ये भी सवाल आता है, नहीं सर अगर फिर भी दिया हुआ हो, तो भाई अगर दोनों इंफॉर्मेशंस 100% एक्यूरेटली आपके पास दी हुई हैं तो दोनों में से कोई भी एक मॉडल अप्लाई कर लेना और लिख देना कि मैंने ये वाला मॉडल मुझे पसंद था इसलिए अप्लाई किया। वैसे ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, जब पार्ट नंबर 1 के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो लग रहा है कि कैपेम अप्लाई होगा, लेकिन बीटा नहीं दिया हुआ, तो जिद ना करें। दूसरी बात ये कि ये बीटा दिया हुआ तो है सर, ये तो सेकंड पार्ट के लिए दिया हुआ है ना। ठीक है, अब आप पेपर में सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे हेडिंग ए की, क्या करना है, कैलकुलेट करना है जीबीएल करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स हैं। आप हेडिंग डालेंगे करंट वैक। करंट वैक की हेडिंग डालकर आप एक टेबल बना लेंगे। करेंटली आपके पास दो चीज़ें थी, क्या दो चीज़ें थी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और 15% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आप पूरी पूरी बात लिखेंगे, मैं सिर्फ OSC लिखता हूँ, आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स IPS लिख देता हूँ, आप पूरी की पूरी बात लिखेंगे। मैंने IPS इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का IPS लिख दिया, ठीक है ना? ये दो चीजें हैं ना अभी आपके पास। अच्छा, वैक के लिए हमें क्या चाहिए? सर वैक के लिए जो है ना, हमें मेनली दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है इसकी वैल्यू, दूसरी चाहिए होती है इसकी कॉस्ट। ऐसे ही है ना, वैक के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो इसकी वैल्यू चाहिए और एक इसकी कॉस्ट चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा पहले वैल्यू पर आते हैं। यहाँ पे W1 लिख देते हैं, यहाँ पे W2 लिख देते हैं, यहाँ पे W3 लिख देते हैं, यहाँ पे W4 लिख देते हैं। यानी कि हम 4 वर्किंग्स में इस सवाल को देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम W1 लिखते हैं। पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू। सर वो तो दी हुई है। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप वैक कैलकुलेट करते हैं ना, तो वैक कैलकुलेट करते हुए जो शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं ना, वो कम डिव वाली नहीं लेते हैं, वो एक्स डिव वाली लेते हैं। आप आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक साल बाद क्या आपको डिविडेंड हासिल होगा, उस बुनियाद पर आप करते हो। ये जो ₹8 का डिविडेंड है ये तो उसको मिलेगा जिसने आज तक शेयर होल्ड किया हुआ था और उसके नाम पर था। अब आपने ये शेयर खरीदा मार्केट से और इसकी एक्स डिव वैल्यू आप लेंगे, तो एक्स डिव वैल्यू की एक वर्किंग होगी। एक्स डिव वैल्यू की वर्किंग ये होगी कि आप यहाँ पे लिख दें, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे पहले। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? 800 मिलियन डिवाइडेड बाई 10, 80 मिलियन। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। फिर 78 माइनस 8, 70। ये क्या है? पर शेयर
वैल्यू, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 80 m इंटू 70, ये आता है 5600 मिलियन। ठीक है जी, 5600 मिलियन, ये आ गई पहली वैल्यू। वर्किंग नंबर 2 क्या करनी है, वर्किंग नंबर 2 जो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू लिखनी है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की जो आपके पास सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिखा हुआ है कि 15% वाले इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और ऐसे 200 मिलियन जो है वो टोटल शेयर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या इन शेयर्स की कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है? जी हाँ, मुझे इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू दी हुई है। मार्केट वैल्यू की बेसिस पर कैलकुलेशन होती है। तो कितने थे, 200 और 100 का एक था, 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, ये हो गए 2 मिलियन। क्या चीज़ है ये, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 150, ये कितना हो जाता है, 300 मिलियन। ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। ये लिख दिया आपने 300 मिलियन। अब आपको चाहिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 3 लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करें, के ई इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे डिराइव कर कर आपको बताया, सेकंड वाला, यानी कि डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ग्रोथ रेट 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 5%, सवाल में मेंशन है ये रेट, डिवाइडेड बाय 70 प्लस 5%, 8 इंटू 1.05, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70 प्लस 5, ये 17% बनता है। ठीक है जी, 17% बनता है। ये आपका 17% का जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आंसर बन रहा है। अब आपके पास आ जाता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वर्किंग नंबर 4 लिखेंगे। सर वो तो 10% दिया हुआ है ना, देखिए 10%, सॉरी 15% दिया हुआ है ना। देखिए 15% जो है ना वो कहलाता है कोपोन रेट। कोपोन रेट का मतलब ये होता है कि जिसके पास भी ये एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो उसको आप साल के 15 रुपये दे रहे हो, यानी कि उसकी कैलकुलेशन होती है 15% इंटू 100। जिसके पास भी एक शेयर है उसको आप 15 रुपये दे रहे हो। अच्छा देखिए, जो इन्वेस्टर है क्या वो ये कहेगा कि भाई मेरे 100 रुपये इन्वेस्टेड है? देखिए ना, मैं अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाऊंगा, मुझे 100 पर 15 रुपये मिल रहे होते ना, मैं बोलता भाई मुझे 15% मिल रहा है रिटर्न। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये वाली बात नहीं है। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इनकी मार्केट वैल्यू 150 है। इसका मतलब अगर किसी ने 15 रुपये कमाने हैं तो 150 रुपीज लगाने हैं, तो उसको 15% रिटर्न नहीं मिल रहा, उसको तो 15 रुपये मिलते हैं अगर वो 150 रुपये वाली चीज खरीदता है, 150 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट वैल्यू पे चीज आएगी ना उसके हाथ में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको जो रिटर्न मिलता है वो तो 10% मिलता है, इसको जो रिटर्न मिलता है वो तो 10% मिलता है। तो ये आपके पास 10% है। ठीक है, अब आप फाइनली अपना वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। 5600 मिलियन इंटू 17% प्लस 300 मिलियन इंटू 10% डिवाइडेड बाई 5600 प्लस 300।
5600 into 0.17 plus 300 into 0.1 डिवाइडेड बाई 5900 into 100, ये तकरीबन 16.64% के आसपास आ रहा है। 16.64%। ये आपने 5 मार्क्स अर्न कर लिए, सारी वर्किंग भी डिटेल में दिखा दी और आंसर भी हो गया। पार्ट बी, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड WACC रिकमेंड विच फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड बी एडॉप्टेड फॉर द प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ये याद रखिएगा कि जो WACC कम होगा वो ऑप्ट करेंगे। पहला ऑप्शन क्या था? 1 for 4 राइट्स इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि देखें एक इंफॉर्मेशन भी है और उसमें लिखा हुआ है कि जब आप द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रेज द GBL's ओवरऑल बिजनेस रिस्क अबव इट्स करंट लेवल, एज अ रिजल्ट द रिवाइज्ड इक्विटी बीटा आफ्टर अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी 1.3। अब आपका इक्विटी बीटा 1.3 हो जाएगा। जब आपका इक्विटी बीटा 1.3 हो जाएगा तो उसका मतलब जो करंट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी चेंज होगा। आपके बिजनेस का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रहा है, आपके बिजनेस का ओवरऑल रिस्क इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस रिस्क इंक्रीज होने से इक्विटी बीटा इंक्रीज होता है। इक्विटी बीटा इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि बिजनेस में कितना रिस्क है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट बी हम करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में राइट्स इशू वाला काम पहले करना है और राइट्स इशू वाले काम में सबसे पहले कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्लाई करना है। ठीक है जी। रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला लिखेंगे। बीटा 1.3 है और 10%। अच्छा, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है। जब प्रीमियम दिया हुआ है, जब प्रीमियम दिया हुआ है तो प्रीमियम का क्या मतलब है? प्रीमियम का ये मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी हुआ है 10 और 6%। ठीक है जी। तो 10% प्लस 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 6%, ये 17.8 बन रहा। यानी कि आपका नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगा ना वो 17.80% होगा। ठीक है जी। अब हम वैक कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एग्जिस्टिंग जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और आपके पास राइट्स इशू है। इनकी वैल्यू होगी, इनकी कॉस्ट होगी। एक वर्किंग हमने ऊपर ही कर दी, वर्किंग नंबर 5। ठीक है जी। ये वर्किंग नंबर 5 कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और राइट्स इशू की जो कॉस्ट है उस पर। राइट्स इशू भी शेयर्स होता है ना, उनकी भी यही कॉस्ट होगी। अच्छा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट 17% निकाली थी वर्किंग नंबर 3 में। 17% निकाली थी, कितनी निकाली थी? सॉरी 10% निकाली थी ना, 10% निकाली थी वर्किंग नंबर 4 में। ये हो गया। ठीक है जी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकाली थी 300 मिलियन। और जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल थे, अच्छा ये कहाँ निकाली थी? वर्किंग 2 में। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है वो निकाली थी हमने वर्किंग 1 में 5600 मिलियन। राइट्स इशू की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम वर्किंग नंबर 6 का नाम दे देते हैं। वर्किंग नंबर 6 क्या बोलते हैं? 144 राइट्स इशू है ना। अब 144 राइट्स इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपए के प्रीमियम पर। अच्छा, अभी कंपनी के 80 मिलियन शेयर्स थे तो नंबर ऑफ राइट्स इशू 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 4/1। रेशो क्या है? हर बंदा जिसके पास 4 शेयर है उसको एक नया शेयर दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो 20 मिलियन शेयर्स इशू हो रहा है। अच्छा, वैल्यू क्या है इनकी? 20 मिलियन शेयर्स है
₹10 पार वैल्यू है और 40 के प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं, यानी कि ₹40 ज्यादा ले रहा हूं, यानी कि 50 पर इशू कर रहा हूं। 20 × 50 1000 मिलियन। अच्छा भाई, अच्छी खासी अमाउंट है। 1000 मिलियन। वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। 5600 इंटू 17.80% प्लस 300 इंटू 10% प्लस 1000 इंटू 17.80% डिवाइडेड बाई 5600 प्लस 300 प्लस 1000। 5600 इंटू 17.8% प्लस 300 इंटू 0.1% प्लस 1000 इंटू 0.7178% डिवाइडेड बाई 5600 प्लस 300 प्लस 1000, ये बन जाता है आपका 17.46%। 17.46%। ठीक है जी। एक और पार्ट था जिसमें क्या कहा गया था कि हम राइट्स इशू नहीं करेंगे, बल्कि हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। 12% वाले ये शेयर्स होंगे, ₹100 इनकी पार वैल्यू होगी, और ये इतने ही इशू करेंगे जितना अमाउंट राइट्स इशू से आए, यानी कि 1000 मिलियन के। These shares will be redeemed after 4 years at a premium of 20%। अब इसके लिए मुझे इसका IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्या रिटर्न दे रहा हूं, क्या रिटर्न दे रहा हूं, उसके लिए IRR की जरूरत है। सर ऊपर राइट्स इशू में IRR क्यों कैलकुलेटिंग किया? देखें, राइट्स इशू जो होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मिल रहा है वही है। ये प्रेफरेंस शेयर्स है, इसके लिए इसका IRR कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो IRR यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम पार्ट बी का 1 था ये, अब हम बी का 2 कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने वाला तरीका। इसमें सबसे पहले हमें जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं, हमें उसकी जो कॉस्ट है वो मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अल्लाह भला करे, उसकी कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे? ₹100 पार वैल्यू है, 4 साल बाद 20% के प्रीमियम पर रिडीम होगा और ₹12 का हर साल रिटर्न देना है। यानी कि आप कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर लें, और ये वर्किंग नंबर कौन सी होगी? 6 तक ऊपर चली गई है, वर्किंग 7 होगी। ईयर 0 1 2 3 4। कैश फ्लोज 100 नेगेटिव। अच्छा, ये IRR वाला तरीका मेरे ख्याल में आप लोगों को मालूम होगा, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा। ₹100 आपको मिले, बॉन्ड होल्डर के एंगल से सोचें तो उसके पास से ₹100 गए, उसको हर साल ₹12 ₹12 ₹12 और ₹12 मिलने हैं, और आखिरी साल 12 के अलावा ₹120 भी मिलने हैं, यानी कि आखिरी साल ₹132 मिलने हैं। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के एंगल से सोचें, ₹100 उसने आपको उधार दिए, उसके पास से ₹100 चले गए। 12% का हर साल डिविडेंड मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो ₹12 पहले साल के आखिर में आए, ₹12 दूसरे साल के आखिर में आए, ₹12 तीसरे साल के आखिर में आए, ₹12 चौथे साल के आखिर में आए, चौथे साल के आखिर में रिडेम्पशन भी हो जाती है 20% के प्रीमियम पर। 20% के प्रीमियम पर रिडेम्पशन होने का मतलब ये कि 100 वाली चीज के बजाय कंपनी उसको ₹120 वापस कर रही है, तो आखिरी साल 132 इस तरह से बना। अब 12% से ज्यादा का रिटर्न नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए ₹100 मैंने लगाया, अगर कहीं मुझे 12 12 12 12 तो मिल रहा है, आखिरी साल उस 12 के अलावा वापस से 100 नहीं मिल रहा, 120 मिल रहा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल रहा, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल रहा। इसका मतलब ये हो गया कि शायद मेरा रिटर्न 15 16 17% के आसपास है। तो आप एक डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लें 15% के हिसाब से, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू देख लें क्या आती है। 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 0.869 होगा, 0.756 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 पावर 3 0.657 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 पावर 4 0.572 होगा,
मल्टीप्लाई करते हैं, ये -100 आएगा। 12 इंटू 0.869, ये 10.43 आएगा। 12 इंटू 0.756, ये 9.07 आएगा। 12 इंटू 0.657, ये 7.88 आएगा। 132 मल्टीप्लाइड बाई 0.572, ये 75.5 आएगा। टोटल करते हैं, 10.43 प्लस 9.07 प्लस 7.88 प्लस 75.5 माइनस 100, ये आ रहा है पॉजिटिव 2.88 आ रहा है गेस। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं 20% के हिसाब से। 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 0.83 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 पावर 2 0.694 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 की पावर 3 0.579 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 की पावर 4। एक ही सवाल को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके भी होते हैं, ये याद रखिएगा। ये 482 होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ये -100 ही रहेगा। 12 इंटू 0.833, 9.99 आएगा। 0.694 इंटू 12, 8.33 आएगा। 0.579 इंटू 12, 6.95 आएगा। 132 इंटू 0.482, 63.6 आएगा। ये 9.99, 8.33, 6.95, 63.6 माइनस 100, ये बन जाता है नेगेटिव का 11 समथिंग, 11.13। IRR का फॉर्मूला लगाएंगे KD ढूंढने के लिए, कॉस्ट ढूंढने के लिए। क्या होता है? A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%। तो 15% प्लस 2.88 डिवाइडेड बाय 2.88 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 15%। ठीक है जी। अच्छा, 11.13 और 2.88 को ऐड किया, 2.88 डिवाइडेड बाय आंसर को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसमें फिर 15 ऐड कर दिया, 16.02 कुछ आ रहा है। ठीक है जी, 16.02 के आसपास आपकी ये कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है जी, 16.02 के आसपास आपकी कॉस्ट आ रही होगी। अच्छा, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसमें वो टैक्स की बचत वाले चीज़ें हम लोग नहीं अकाउंट फॉर कर रहे। अब फाइनल हम अपनी वर्किंग पर आ जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन 2 में ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और ये एक तो इरिडीमेबल वाले थे और अब रिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। वैल्यू और कॉस्ट आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा। 5600 मिलियन इसकी वैल्यू थी। हमने 17.80% की इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करी थी। रेफरेंसिंग ब्रैकेट में ज़रूर दीजिएगा जो भी आपकी वर्किंग ऊपर थी। मैं एक बार दे चुका हूँ, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए नहीं दे रहा, लेकिन आप ऊपर से देख सकते हैं। ये हमारे पास 300 मिलियन 10% पर थे, और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 1000 मिलियन है और वो 16.02% पर हैं। दोबारा वैक की कैलकुलेशन करेंगे, तो वही 5600 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 17.80% प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाई 10% प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 16.02% डिवाइडेड बाई 5600 प्लस 300 मिलियन प्लस 1000 मिलियन, सारी चीज़ें एम हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं। 5600 इंटू 17.8% प्लस 300 इंटू 10% प्लस 1000 इंटू 16.02%। ओ 5600 इंटू 0.178, 300 इंटू 0.1, 1000 इंटू 0.1602 डिवाइडेड बाई 5600 प्लस 300 प्लस 1000 और 100 से मल्टीप्लाई, 17.2% आ रहा है। 17.20% हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब कंपनी को वैक की बेसिस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए? ये 17.20% बन रहा और ये 17.46% बन रहा था।
नहीं 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 नहीं, हाँ यही था ना, वैक। ठीक है, तो ये लोअर है ना, तो कंपनी को राइट्स इशू के लिए जाना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू के लिए, प्रेफरेंस शेयर इशू के लिए जाना चाहिए। ये था जनाब, ये पूरा सवाल मैंने आपके साथ पूरा सॉल्व किया, लॉजिक भी बताई, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हुई होंगी। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि सवाल पहली बार में शायद आपसे पूरा 100% परफेक्ट नहीं होगा। दोबारा से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दोबारा से सवाल को लिख लिख कर ज़रूर करिएगा। अच्छा सवाल था, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।